यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कल सीए फाइनल का रिजल्ट आया। और जैसा सीए फाइनल का रिजल्ट लोगों को एक्सपेक्टेड था बहुत खराब रहेगा एंड ऑल, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। डिसेंट रिजल्ट था। अगर अपन पास्ट ट्रेंड को देखें तो उसी का अकॉर्डिंगली रिजल्ट था। और जब रिजल्ट आता है तो ऑल इंडिया रैंक 1, 2 एंड 3। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि नूर सिंगला है। उसके बाद में ऑल इंडिया रैंक 2 जो रितेश शराफ कोलकाता से है। एंड सोहन मांजरेकर जो है वो ऑल इंडिया रैंक 3 है जो कि मुंबई से ही है। तो वन बाय वन मैं आप लोगों से बात करूंगा और ये जो बात रहेगी आराम से इन डिटेल बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा लगे वैसा आप बोल सकते हो, जिससे कि ये जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। क्योंकि जब आप भी प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने किसी का इंटरव्यू देखा था यार, आपने सोचा होगा कि मेरे को है ना ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ करना है करके, ठीक है। सो दैट ऑलवेज गिव द इंस्पायरेशन टू द पीपल। और हम वो चाहते हैं कि वो बच्चों को मिले। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले तो कल रिजल्ट आया, उसमें क्या रिएक्शन था घर वालों को, कैसे आपको पता चला कि आपका रिजल्ट क्या रहा, और क्या आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 टॉप 3 में आप आने वाले हैं? लेट्स स्टार्ट विद द नूर। नूर, मैंने आपका वीडियो भी देखा जब प्रेसिडेंट ने आपको कॉल किया था। आप ही के इंस्टाग्राम पे वो वीडियो देखा जब प्रेसिडेंट ने लाइक आपको कॉल किया, और बहुत ज्यादा ही लाइक आवाज आ रही थी, अरे यार ऑल इंडिया बना गई। तो हाउ वाज योर रिएक्शन? तो हुआ क्या सर, सुबह जैसे पता लगा कि जो रिजल्ट है वो 11 AM पे एक्सपेक्टेड है। तो हुआ क्या कि मैं 9:30 बजे बैठ गया था लैपटॉप पे कि कभी भी आ सकता है। तो हुआ क्या कि तो मैंने लैपटॉप में और फ़ोन में दोनों ऑन किया हुआ था, बट मेरा फोकस था फ़ोन पे कि एक बार ही रिंग बजे। हाँ। तो हुआ क्या कि 10 मिनट पहले मेरे दोस्त का पहले फ़ोन बज गया। मेरा तो एक बार तो ऐसे हो गया कि भाई दिल बैठ गया, मैं कहा भाई हो गया। हम्म। तो फिर मेरे दोस्त आए तो मैंने उसको भाई गालियाँ दी दो तीन, भाई रुक जा भाई, अभी अभी फ़ोन मत कर। हाँ। तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट सर का कॉल आया तो फिर सब पता लगा। तो घर में मतलब पापा मम्मी तो इमोशनल हो गए थोड़े से। तो ऐसा था कि जो भी 5 साल की मेहनत है वो सारा वर्थ इट हो गया आज। वेरी गुड यार, अमेजिंग। सो यू वर एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 1? क्योंकि मेरी जब पहले बात हुई थी तो किसी से, तो उसने बोला कि नूर के घर में थोड़ा सा इशू हो गया था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एंड उसका पेपर थोड़ा कहीं ना कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है। सो ही मे स्कोर द इन द एआईआर बट नॉट ऑल इंडिया रैंक 1। सो यू वर एक्सपेक्टिंग और नॉट? सर जो मेरी प्रेपरेशन है वो तो मैंने AR1 के लिए की थी स्टार्टिंग से ही। बट हम्म। हुआ था क्या कि एग्ज़ाम से 2 3 दिन पहले घर पे कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। तो हम्म। जो पहले 3 पेपर थे तो उसके लिए मैं अच्छे से फोकस करके स्टडी नहीं कर पाया था। तो हम्म। जैसे मैं पता है कि 1.5 डेज में रिवीजन हमें अच्छे से करनी पड़ती है। तो वहाँ जाके थोड़ा बहुत हो गया था, बट ऐसा था कि मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि जो मेरे हाथ में जो भी कंट्रोलेबल्स थे वो मैंने अपने अच्छे से देखे हैं। जो मेरे हाथ में नहीं था वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वेरी गुड है, वेरी गुड, अमेजिंग। लेट्स मूव टू द रितेश। रितेश, जैसा कि नूर की तो ऑल इंडिया रैंक 2 थी सीए इंटरमीडिएट में, एंड सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 ऑब्वियसली इम्प्रोवाइज हुआ है। एंड उसके बाद में रितेश की बात करते हैं। रितेश ऐसा बंदा है जिसने इंटरमीडिएट 1 बाय 1 ग्रुप दिया था, एंड उसके बाद में उसने 1 1 ग्रुप करके इंटरमीडिएट क्लियर किया, एंड सीए फाइनल में सीधा रैंक लाना, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 2 लाना। सो हाउ वाज योर रिएक्शन रितेश, एंड कैसा रहा कल का माहौल? सर बहुत बहुत अच्छा। मतलब आई स्टिल नॉट प्रोसेस्ड एवरीथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल तो बहुत स्पीचलेस सा था मैं। एंड मेरे पेपर्स अच्छे गए थे। आई आई वाज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग अ रैंक एंड समवेयर आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि टॉप 3 में कुछ आना चाहिए। तो मैं ओ। सुबह से, एज नूर सेड, मैं भी अपने फोन के साथ ही बैठा था। आई न्यू कि रिजल्ट 11 o'clock आएगा। तो आई वॉज वेटिंग कि कॉल आएगा, कॉल आएगा। 10:30 हो गया, 10:35 हो गया, कॉल नहीं आ रहा था। तो टू सम एक्सटेंड मैंने अपने होप्स कम कर दिए थे कि ठीक है टॉप 3 तो नहीं है, अब देखते हैं जो भी रैंक है। बट देन बस रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड मेरे को साइमल्टेनियसली ही कॉल आया। आई वाज एंटरिंग माय रोल नंबर एंड संग संग प्रेसिडेंट सर का कॉल आया। तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं रिजल्ट अपना अल्टीमेटली शाम को चेक किया होगा, बिकॉज हाँ। सर का कॉल आ गया। सर ने बोला रैंक 2 है। एंड लाइक पापा को बताया पहले। पापा वाज वेरी प्राउड। मेरी मदर तो रोने लग गई, शी वाज वेरी इमोशनल। सो यस, इट वाज अ क्रेजी फीलिंग। मतलब उस मोमेंट पे लगा कि एवरीथिंग हैज पेड ऑफ। इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो बहुत अच्छा फील हुआ सर। यस, सोहन। सोहन हमारे मुंबई से है करके, ठीक है। तो मुंबई के डोंबिवली से रहने वाला, डोंबिवली में रहते हो सोहन? हाँ, डबल डबल। यस। सो सोहन, लाइक कैसा रहा कल का दिन, एंड यू गॉट द कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट, उसके बाद यू आर Hmm. एक्सपेक्टिंग AR 3 और नॉट? आई थिंक यू आर हैविंग द 6 AR 6 और 7 और इन द सी इंटरमीडिएट, राइट? Yeah, I had a yeah, 16 C intermediate. I was ओके। expecting a top 10 based on preparation and exams के बाद तो top 10 ही लग रहा था, but it was a pleasant surprise when I got a call. So we were setting up the camera and all for taking the reactions. Then जब मैं कैमरा सेट करने लगा तभी कॉल आ गया। तो we did not react, recorded the reaction only. After the fake reaction आते थे। तो felt very happy.
वेरी गुड। ये तो मतलब तुम्हारे साथ में मतलब क्या बोलते हैं, खेल हो गया कि तुम कैमरा सेट करने ही वाले थे भाई के कॉल आएगा उसके बाद का रिएक्शन, और पहले ही कॉल आ गया। चलो यार, अमेजिंग करके, ठीक है। चलिए अब अगर अपन बात करते हैं आप लोगों की जर्नी की, व्हेन यू कंप्लीटेड सीए इंटरमीडिएट ऑल थ्री, यू स्टार्टेड योर आर्टिकलशिप। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप जर्नी। का आर्टिकलशिप जर्नी कैसा रहा, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द आर्टिकलशिप। लेट्स स्टार्ट विद द रितेश फर्स्ट। रितेश। सो सर मैंने आर्टिकलशिप में फर्स्ट ईयर में आई वाज विद ENY स्टैट्यूटरी ऑडिट इन कोलकाता। ओके। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक काफी ज्यादा लर्निंग हुआ, काफी अच्छे क्लाइंट्स मिले, एंड वाज ब्लेस्ड विद अ गुड सेट ऑफ पीपल अराउंड मी जिन्होंने काफी मेरे को पुश किया टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। बट साथ में उसके एक कॉन भी आया कि आई कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट स्टडीज। लाइक मैं भी इनिशियली काफी ज्यादा जोश में था कि ये तो मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आई हैव टू गिव इट माय ऑल, एंड लाइक इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। तो उस प्रोसेस में 1 ईयर में काम तो मैंने बहुत सीखा, बट पढ़ाई मेरा ऑलमोस्ट जीरो हुआ। लाइक मेरा फर्स्ट ईयर में एक भी सब्जेक्ट का क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आई वाज थोड़ा सा इन पैनिक कि रैंक लाना है तो अभी पढ़ाई को भी स्पीड अप करना पड़ेगा। देन सेकेंड ईयर में आई स्विच टू ITC फॉर माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो वहाँ पर आई वॉज इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो वहाँ पर भी द वर्क एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। मतलब आई गॉट टू नो लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट द FMCG इंडस्ट्री, एंड काफी इन डेप्थ वहाँ पर हमने काम किया इन दी FMCG सेक्टर ITC का। एंड वहाँ पर मैंने साइमल्टेनियसली अपने पढ़ाई पे भी थोड़ा फोकस किया। सो पढ़ाई को भी फिर बैलेंस वे में लेके चला, एंड सेकंड ईयर में मैंने अपना फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा कंपेंसेट किया इन टर्म्स ऑफ स्टडीज। ओके, वन इज द काउंटर क्वेश्चन टू यू, सिंस यू क्लियर्ड योर इंटरमीडिएट बाय वन ग्रुप करके, ठीक है, देन हाउ यू गॉट इन द EY एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कैसे रहा ये फिर एक्सपीरियंस, लाइक क्योंकि मेरे को सो ऐसा लगता है कि लाइक जो लोग वो दोनों ग्रुप क्लियर करते हैं, क्या उन्हीं को बिग फोर में मिलता है, इज इट? सर इट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट ट्रू। आई गॉट लकी बिकॉज आई वाज इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो मेरे को कॉलेज का थोड़ा सा लेवरेज मिल गया। सो आई वाज व्हेन आई वाज बैक इन कोलकाता, आई वाज कोल्ड मेलिंग माय CVs to everyone. I knew a lot of people in SRCC also who were in Big Four in different locations, not in Kolkata. So through राइट। them also I was trying to कि मेरा एक बार CV पहुंच जाए, उसके बाद फिर इंटरव्यू में इट्स अपॉन मी। सो वही बहुत कोल्ड मेलिंग करने के बाद अल्टीमेटली लकीली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम EY। वहां पर फिर प्रोसेस हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड। यस, तो जो ये देख रहे हैं ना लोग, उनके लिए मैं बता दूं, इवन यू क्लियर द वन बाय वन ग्रुप, यू कैन गेट द बिग फोर, और EY भी आपको मिल सकता है। आपको एफर्ट मारने पड़ते हैं। इस बंदे ने एफर्ट मारे, मेहनत की, CV भेजा, लोगों से बात की, लिंक्डइन पे लोगों को पुश किया होगा, और उसके बाद जाके उसको आर्टिकलशिप मिली, और उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो बहुत पैसा मिलता है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। लेट्स मूव टू द सोहन। सोहन, कैसा रहा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, और कहाँ से हुआ अपना? Yeah, मैंने all 2 years मैंने डेलाइट से किया statutory audit domains में. ओके। So first 6 months so I did not study because वो फर्स्ट 1 month तो ट्रेनिंग पीरियड था. देन काम समझने में बहुत टाइम जा रहा था. देन घर आके बहुत थकान हो रही थी, तो पढ़ाई नहीं हो रही थी. देन आफ्टर 6 months आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आई नीड टू स्टार्ट. सो आई स्टार्टेड विद AFM. देन आई completed AFM in the first year. I did second year in Deloitte too because in the first year I did not get enough exposure. बिकॉज मुझे लगा कि मैं काम सिर्फ दूसरों से कर रहा हूँ, खुद नहीं कर रहा हूँ, दूसरे सिर्फ सिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था. सो आई डिड सेकेंड ईयर एज वेल. आई वांटेड टू गेट दैट एक्सपोजर. सो इन सेकेंड ईयर आई कंप्लीटेड FR and I was able to handle the statutory audits of, like, I was able to lead under my manager. So वाह। that was a great experience. वेरी And I completed 3 subjects in my articleship. गुड। And since I started my articleship early in August, so I got a 8 month study leave. So in that 8 month study leave, in the first 3 months I completed with tax, and thereafter I started with revision. Okay, so you all are from the 2-year articleship system, right? That is यस। the scheme 2-year articleship system. Now, Noor, how was your experience about the articleship? तो सर जैसे मई 23 में इंटरमीडिएट पास किया, तो जो मेरा आर्टिकलशिप है वो KPMG में हुआ था। हम्म। तो मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन में था। तो हम्म। हुआ क्या कि स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरी जो एल्डर सिस्टर है ना, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हम्म। उसने मेरे को ये स्टार्टिंग में गाइड किया था कि जो स्टैट ऑडिट है उसके जो पीक सीजन होते हैं ना, मार्च से लेके सितंबर तक, हम्म। उसमें पढ़ाई में मैनेज करनी बहुत मुश्किल है। तो हम्म। हुआ क्या कि जब मेरी आर्टिकल स्टार्ट हुई, तो मेरा इतना हेक्टिक नहीं था। तो मैंने स्टार्टिंग के 5 to 6 मंथ्स अपनी स्टडी पे फोकस ज़्यादा किया था। FR और AFM कंप्लीट कर लिया था पहले 6-7 मंथ्स में। बट जब मेरा पीक सीजन स्टार्ट हुआ, तो ऐसा था कि आपसे फिर टीम भी आपको चाहती है कि आप काम पे ज़्यादा फोकस करो। तो हम्म। मैंने क्या किया था, पहले अपने FR और AFM कंप्लीट कर लिया था, और फिर मैंने सिर्फ वर्क पे फोकस किया था। तो साथ में एक सब्जेक्ट चला रहा था, बट मेरा मेन फोकस था वर्क पे, कि हम्म। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं स्टडीज़ में तो टॉप कर गया बट मेरे को काम नहीं आता।
तो ऐसा था कि मैंने दोनों को मैनेज करके चला पूरी आर्टिकलशिप में। वेरी गुड। सो लाइक अभी मेरे को ये भी बहुत सारी न्यूज मिल रही है कि इंस्टीट्यूट हो सकता है वापस से आर्टिकलशिप 3 ईयर का कर ले, 2 ईयर्स का कम हो रहा है, बट मेरे को लगता है 2 ईयर इज द बेस्ट यार। मतलब एटलीस्ट आप आराम से उसके बाद 6 महीने घर पे बैठो, पढ़ाई करो और उसके बाद आप एग्जाम दे पाओ। सो आई एम इन द फेवर ऑफ द 2 ईयर आर्टिकलशिप। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे इसको देख रहे हैं, आप भी इंस्टीट्यूट जब भी सजेशन मांगे अभी, क्योंकि न्यू सिलेबस ये लॉन्च करेंगे, अभी न्यू स्कीम लॉन्च करेंगे, तो उसमें आपसे सजेशंस मांगेंगे। यू हैव टू गिव द सजेशन के गो विद द 2 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, बेस्ट है। 2 साल आर्टिकलशिप करो, फिर आराम से पढ़ाई करो और फिर आप एग्जाम दो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे अपन चलते हैं। आर्टिकलशिप के बाद में जब आपका जो सेल्फ स्टडी पीरियड रहता है 6 महीना, जो भी लास्ट में 6 महीना 4 महीना आपको मिला होगा, आप लोगों के लिए वो कैसे रहते थे टाइम? बिकॉज लोग बोलते हैं कि जो रैंक लाता है उसको दिन में 19 घंटे पढ़ना पड़ता है, कोई बोलता है 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। सो हाउ वॉज योर दैट लास्ट 6 मंथ, कैसे रहे आप लोगों के लिए? वन बाय वन, लेट्स स्टार्ट विद द सोहन। सोहन, कैसे रहे लास्ट के 6 महीने एग्जाम से पहले वाले? लास्ट की आई हैड मैंने प्लान करके रखा था कि वीकली वीकली गोल्स बनाने हैं। तो ओके। आई जो स्टार्टेड भी वीकली गोल्स कि ये वीक में मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने हैं सब्जेक्ट्स के। तो आई कंसिस्टेंटली तो 6 मंथ्स में कंसिस्टेंटली फॉर 6 मंथ्स आई कंसिस्टेंटली स्टडीड फॉर 8 to 10 आवर्स। ओके। कभी मुझे 10 घंटे से पढ़ाई ज्यादा नहीं हो रही थी, बिकॉज आर्टिकलशिप के बाद ये हो गया था। राइट। ये तुम्हारा वॉइस कुछ लिखो इशू आ रहा है शायद। ओके, आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। So for 6 months, I studied consistently for 8 to 10 hours a day. हम्म। I had weekly goals in mind, so which I completed as each week. And after that week ended, I framed new goals for next week. So that was my goal. दिन में 10 घंटे ही पढ़ाई हो पाती थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी? बहुत है मतलब। अच्छा दिन का तो 12 घंटे हो सकती है, बट 10 घंटे तो एवरेज। वेरी गुड। एंड you used to use the social media and all during that? I deactivated my social media like 3 months prior ओके, थ्री to मंथ the प्रायर देयर exams. वाज नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम एंड ऑल। इंस्टाग्राम तो मैंने कल तुम्हारा अकाउंट देखा, वो है भी बहुत ही कम ही वाले फॉलोअर है, और अभी चालू किया वैसा वाला है। नूर का भी वैसे ही देखा, रितेश का भी वैसे ही, तो बहुत ही कम मेरे हिसाब से आप वो सब चीजें यूज करते हैं। दैट इज अ वेरी गुड। सो नूर, हाउ वाज योर लास्ट 6 मंथ? कैसे रहे भाई? तो मेरा ऐसा था कि मैंने पहले ही अपना टारगेट सेट कर लिया था कि मेरे को क्या चाहिए, सीए तो बनना ही है, बट मेरे को था कि टॉप में आना ही आना है मेरे को। तो मैंने प्लान वैसे किया था। डेली का मेरा ऐसा रहता था कि ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स तो एटलीस्ट मतलब क्लिक करने ही चाहिए। बट कभी भी ऐसा होता था कि मैं 14 घंटे पढ़ लेता था, बट कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं 5-6 घंटे क्लिक कर पा रहा हूँ। तो ऐसा कि हमको मैनेज करना पड़ रहा था कि भाई कभी कभी तो ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते थे कि भाई आज तो नहीं हो रहा, आज तो ये हो रहा है वो हो रहा है। बट ऐसा कि हमें फिर रिफ्रेशिंग रखना चाहिए। बट मार्च में आके मेरा ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही मतलब अब तो मेरे को बुक्स वगैरह देखनी ही नहीं है, मुझे बहुत टाइम हो गया था मेरे को पढ़ते पढ़ते। तो बट फिर मैंने 2 डेज का ऑफ लिया था, सो दैट कि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाऊँ और उसके बाद मॉक्स वगैरह भी लिख पाऊँ। हम्म। और कितने घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई हो पाती थी दिन में? इफेक्टिवली एटलीस्ट 8 आवर्स तो पढ़ रहा था मैं विद फुल फोकस। 9 पढ़ रहा था। एंड सोशल मीडिया एंड ऑल लाइक? सोशल मीडिया ऐसा था कि मेरे जो अपने अकाउंट्स वगैरह है वो मैंने आर्टिशिप में बनाए थे, तो आर्टिशिप में तो मैं बहुत एक्टिव था बिकॉज आउट स्टेशन ऑडिट्स वगैरह होते तो फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्ट करना। बट हुआ क्या कि जैसे हमारा May 26 में एग्जाम थे, तो मैंने May 25 में ही सारे सोशल मीडिया अपने बंद कर दिए थे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। दैट sacrifice नीड इन द लाइफ टू स्कोर द ऑल इंडिया रैंक 1। रितेश, हाउ वाज योर लास्ट 6 मंथ? तो सर मेरे को स्टार्टिंग से पता था कि मैं ऐसा पर्सन हुई नहीं जो 10 आवर्स से ज्यादा पढ़ सकता हूँ। मतलब इवन 1 मंथ बिफोर एग्जाम मेरे को नहीं था कि मैंने 12-14 घंटा पढ़ाई किया होगा। सो आई न्यू फ्रॉम डे 1 कि मैं 8-10 आवर्स ही इफेक्टिव पढ़ूंगा, बट एवरी डे पढ़ूंगा विद अ डिसिप्लिन्ड वे एंड कंसिस्टेंटली उसको कैरी फॉरवर्ड करने का कोशिश करूंगा। सो दैट इज हाउ आई अप्रोच्ड इट। मतलब 10-11 आवर्स बैठता था, तब जाके अराउंड 8-9 आवर्स इफेक्टिव स्टडी होता होगा। सो टिल मार्च तो ऐसा ही चला। उसके बाद फिर अप्रैल में मे बी वो 8-10 आवर्स 12 आवर्स बन गया। बट आई ट्राइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू बी कंसिस्टेंट rather देन एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ना। एंड सोशल मीडिया पे भी आई वॉज देयर, आई वॉज यूजिंग इट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, हाफ एन आवर 40 मिनट्स एवरी डे। आई डीएक्टिवेटेड इट फेब्रवरी या मार्च के अराउंड। वेरी गुड। लाइफ में ऐसा कभी होता है आप लोगों के साथ में कि यार जब आप पढ़ते हो और उस दिन समझ में ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं, शाम हो जाती है और शाम को वापस ऐसा लगता है कि यार आज का दिन खराब हो गया, आपको नींद भी नहीं आ रही है क्योंकि रिग्रेट है कि आज अपन ने नहीं किया, आप लो फील करते हो, आपको लगता है यार छोड़ देते हैं, और उसके बाद में वापस आप अपने आप को पुश करते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं है, इसके लिए थोड़ी अपन ने सीए ज्वाइन किया था।
सो हाउ यू पीपल मैनेज दैट टाइप ऑफ एंजाइटी इशू? आप लोगों को पहली चीज तो होता भी था या नहीं होता था? हो सकता है किसी को नहीं नहीं सर ये कौन सी चीज होती है, हमको तो होता ही नहीं था, हम तो जो पढ़ते थे वो सब समझ में आता था, हमारा तो हर दिन प्रोडक्टिव रहता था। तो ये चीज होती भी आपके साथ थी या नहीं थी, और अगर होती थी तो हाउ यू हैंडल इट करके? वन बाय वन, एनीवन, रितिज यू कैन स्टार्ट। सर होता ही था सर, एवरी वीक होता था। मतलब एवरी वीक एक ऐसा दिन आता था जब लगता था कि बस अब और नहीं हो रहा, मन भर गया है पढ़ाई से। एंड सो मेरे को व्हाट यूज्ड टू हेल्प मी इज कि एज आई सेड कि मैं 8 10 12 आवर्स ही मैक्सिमम पढ़ रहा था दिन में। सो आई हैड रिमेनिंग 12 आवर्स एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं वीक में एटलीस्ट 2 3 बार वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। सो आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो मैं जाता था क्रिकेट, पिकल बॉल, बैडमिंटन, कुछ ना कुछ खेलता था, फ्रेंड्स वगैरह से मिलता था। सो दोज थिंग्स हेल्प मी टू रिजुविनेट। एंड आई वॉज वेरी लकी टू बी ब्लेस्ड विद गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड मी कि मैं जब बोलता था दे वर अवेलेबल। कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पास पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, सो लेट्स कैच अप, 2 3 आवर्स मैं घर में वेस्ट करूंगा, उससे अच्छा आई विल स्पेंड टाइम विद यू। तो मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होएगा, रिफ्रेशमेंट होएगा। सो मैं तो ऐसे ही बैलेंस किया। मतलब एवरी वीक वो एक लूप था, प्रोसेस था, वो चलते रहा टिल एग्जाम्स। वेरी गुड। ये जो आपने बोला कि लाइक लाइफ में फ्रेंड्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, सच में फ्रेंड्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बताऊं ना। और आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ में आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, आप हंस यस। भी सकते हो उनके साथ में, आप उनके साथ में रो भी सकते हो। ऐसे फ्रेंड होने चाहिए जहां पे आप अपना इमोशन, अपना जो भी जैसा लग रहा है वैसा आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। सोहन, आपके साथ कभी ऐसा होता था? एंड हाउ वाज योर फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, जहां पे आपको ऐसा लगता था कभी भी गया डाउन फील हो रहा है या समथिंग, तो यू कनेक्ट विद योर फ्रेंड? हम्म, तो हम्म। मुझे हुआ है, सभी एंजाइटी इशू आते थे। हाँ। तो मैं सुबह सुबह आते थे, तो मैं सुबह कुछ पढ़ाई नहीं करता था, लाइक लंच तक। हम्म। तो सीरीज देखता था सिर्फ। हाँ। देन लंच करने के बाद आए, लाइक गिल्टी फीलिंग आता है कि आज पढ़ना चाहिए करके। सो हाँ। आई स्टार्ट विद समथिंग इजी, मुझे जो मालूम है, जो आता है करके। लाइक हम्म। एएफएम हो गया, लाइक एफआर हो गया, दीस आर इजी सब्जेक्ट फॉर मी। हाँ। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद दैट, एंड सो एटलीस्ट वो पढ़ाई हो जाए करके वो दिन। हम्म। 10 घंटे नहीं तो 6 घंटे हो जाएगी वो पढ़ाई। ऐसा था मेरा। एंड फॉर सोशल सर्कल आई यूज्ड टू मीट विद माय फ्रेंड्स एवरी वीक ओ, करके कि वेरी गुड। नूर, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड? एंड लाइक जब लाइफ में तुमको ऐसा होता था कि भाई अपना आज तो नहीं हो रहा भाई, आज तो कुछ नहीं हो पाएगा? हाँ जी सर, ये तो नॉर्मली मतलब हर वीक में 2 या 3 बार तो होता ही था मेरे साथ। तो एक बार तो ऐसे हुआ था कि मैं ना दोपहर ही उठता था, मतलब हाँ। 12 बजे। तो मैं नाइट पर्सन हूँ, रात तक पढ़ता था। हम्म। तो एक दिन तो मैं 12 बजे उठा, और अगले दिन मैं 11 बजे तक जागे रहा हूँ सुबह के। मेरे को अच्छा। इतना एनजाइटी हो गया था एक बार तो कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। कोई भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ ऐसा लग रहा है पहली पहली बार ही पढ़ रहा हूँ मैं इसको। हाँ। तो ऐसा होता था, बट ऐसा कि उस टाइम में हमको मतलब अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये तो होएगा ही, बिकॉज इंटरमीडिएट में भी ऐसा होता था। बट इतने लेवल का नहीं होता था, बट होता था। तो हम्म। इतना तो क्लियर था कि सीए जर्नी में ऐसा तो होगा। बट ऐसा है कि हमें अपना गोल, अगर गोल क्लियर है कि करना है तो करना ही है, तो वो वाला सीन है, तो वो टैकल हो जाता है। तो फिर फ्री टाइम में तो ऐसा होता था कि मैं साइकिलिंग वगैरह कर लेता थोड़ी बहुत ही, और हम्म। वॉकिंग के लिए चला जाता था। और थोड़े बहुत मेरे फ्रेंड्स भी थे जिससे मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था। वेरी गुड। नाउ लेट्स ब्रेक द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, और अपन इसमें मेनली तीन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। वन इज ऑब्वियसली माय सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज द एएफएम जो इस बार का मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था। एवरीवन वाज सेइंग कि इसमें यार कोई पास नहीं होने वाला, रिजल्ट है वो भी 0% ही रहेगा, समथिंग लाइक दैट। बट ऑन द सेम डे आई मैसेज, और मैंने भी बोला था कि ऐसा नहीं होता है, जब भी आपका पेपर डिफिकल्ट है वो पूरे इंडिया का डिफिकल्ट है, और आप अगले पेपर खराब कर लोगे अगर आज आपने खराब किया तो। और मैं आज बताऊं, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा को जानता हूँ जिन्होंने, जो एएफएम में पास है, एएफएम में दे स्कोर द 50 मार्क्स, 55 मार्क्स एंड ऑल, बट ऑडिट में दे स्कोर द 30 और 32 मार्क्स। बिकॉज जो एएफएम का जो टाइम था उसके बाद वाला टाइम था, देवर ऑन द सोशल मीडिया, देवर शेयरिंग द रील्स, देवर शेयरिंग द, लाइक देवर स्पेंडिंग द लॉट्स ऑफ टाइम ऑन द फाइंडिंग द आंसर ऑफ द एएफएम। फैकल्टीज है, वो फैकल्टीज भी कुछ बोले जा रही थी, समथिंग लाइक दैट। एंड उसकी वजह से वो पेपर तो निकल गया, बट बाकी पेपर में उन्होंने बड़ा मैस कर लिया, और लाइक बहुत ही खराब रहा। सो पहली चीज तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एएफएम का जो पेपर था, यस इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर, और आई आल्सो हर्ड एंड आई जस्ट व्हेन आई डिस्कस विद द फैकल्टी हु टीच द एएफएम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह, तो वो बोलते हैं कि पेपर वाज द एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर में क्या होता है कि आपको एज इट इज स्टेप नहीं होते, बट आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप कुछ ना कुछ लिख लोगे। अगर मान लो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो उसके बारे में आप कुछ ना कुछ लिख लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से वो चीजें रहेगी। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। कल मैं पता नहीं, एक वीडियो मेरे पास इंस्टाग्राम पे आया, और इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आया जिसमें एमसीक्यूज, एक बंदा बोल रहा था कि देखो एएफएम के एमसीक्यू सॉल्व करना इज वेरी इजी। उसने कुछ एमसीक्यूज ऐसा एक ट्रिक बताया कि जहां पे आंसर में कोई अमाउंट रिपीट हो रहा है,
ठीक है, तो रिपीट हो रहा है तो बाकी को एलिमिनेट करो, जो रिपीट हो रहा है वही आंसर सही हो सकता है, एंड समथिंग लाइक दैट, एंड ही मेंशन दैट के 10 मार्क तो इससे आ गए करके, ठीक है। तो लाइक इट इज लाइक कि भाई आपका आंसर मान लो 25.3 25.3 दो ऑप्शन में रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसमें से सही आंसर होने का चांसेस बनता है, ठीक है। और अब देखोगे दूसरा उसके सामने जो आंसर है वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है, एंड समथिंग लाइक दैट ही मेंशन, एंड इट गॉट क्लिक टू मी यार कि हाँ, आंसर अगर कोई एग्जामिनर बनाएगा तो वो ऐसे ही बनाएगा, अगर दो मान लो फॉर एन एग्जांपल दो अमाउंट्स है जो आंसर के है, तो एटलीस्ट वो दो जगह तो रिपीट करेगा जो सही वाले रहेंगे, and somehow he cracked the 5 MCQs of the AFM. So just I want to discuss with you about the AFM and what was your reaction when you have appeared for the examination. Obviously आप लोगों को भी ये लगा होगा 40 मार्क नहीं आएंगे। कल मेरी आप में से किसी से बात हो रही थी, किसी ने बोला 80 मार्क आए हैं, बट मैंने तो 80 मार्क का अटेंड ही नहीं किया था, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट was the reaction of the people. So let's start with the Sohan, AFM. तो जब ये एएफएम का पेपर हाथ में आया तो हाँ फर्स्ट 3 क्वेश्चन जब रीड करने के बाद लगा कि बहुत डिफिकल्ट है ये भी, हाँ लाइक कुछ ये देखा हुआ नहीं आ रहा है। देन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 10 मिनट में पढ़े। देन 4 5 6 पढ़ने के बाद भी पता चल रहा है बहुत लाइक एआई बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा था कि क्लियरली कि एआई यूज किया है, हाँ एंड क्वेश्चंस कोई रिपीट नहीं हुआ है। बट आई रियलाइज आफ्टर लाइक 15 मिनट्स कि अगर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है सबको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन वैसे की थी। सो आई लाइक स्टार्टेड विद जो मुझे इजी लग रहा है, एटलीस्ट जो मुझे समझ रहा है कि मैं वैलिड असम्पशन लेके कर सकता हूँ, बिकॉज देयर वर वेरी मेनी असम्पशंस दैट विच वर वैलिड। सो एक वैलिड असम्पशन लेके मैं सम सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया। कुछ पेपर खाली नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट कुछ फाइनल आंसर निकालना था। दैट वाज माय गोल। एंड इन प्रिपरेशन I just did not blindly remember the steps. I used to understand why I'm doing that particular step before I'm doing that step. So that helped a lot. Very good. Amazing. And how much you score in the AFM paper? 83, around 83. Yes, Wow. 83. नूर, AFM का पेपर देते टाइम का रिएक्शन, उसके बाद का थॉट, एंड हाउ मच यू स्कोर इन द AFM? तो सर एएफएम तो पेपर ऐसा था कि मेरे को जो प्रिपरेशन में बहुत तंग कर रहा था। ये पेपर हाँ ऐसा था कि मतलब जब भी मैं पढ़ता था मैं ऐसा लगता था भाई मैं कौन सी दुनिया में जा रहा हूँ। हाँ तो हुआ कि पेपर जब मेरे हाथ में आया तो जो रीडिंग टाइम था पहले 2 मिनट में जो मैंने पेपर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को लगा भाई ये मतलब अलग ही लेवल का पेपर आ गया। तो मेरी जो आर्टिकलशिप थी वो तो स्टैट में थी तो मतलब मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं था वैल्यूएशन वगैरह का। और ना ही मैंने क्लासेस ऐसी ली थी जो कि एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो मेरी नॉर्मल क्लासेस थी तो मेरे को बड़ा दिक्कत आई कि मैं क्या स्टार्ट क्या करें अब। हाँ तो भाई मैंने 2 मिनट तो अपने आप को पानी पिया और बस दिमाग को शांत किया कि कोई नहीं जितना आता उतना तो करके जाएंगे। तो हाँ हुआ क्या कि मैंने एक बार तो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया। तो हुआ क्या कि मैंने ना सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे पहले कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे आसान वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो मेरे को आता है। तो हाँ जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो थी मेरी थ्योरी और एमसीक्यू। मेरे को हाँ थ्योरी में बिल्कुल अच्छे से मतलब जो होता है ना आईसीआई मैट को पूरा चाट के गया था तो वो वाला सीन था मेरा हाँ थ्योरी में। तो मैंने जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे वहां से स्टार्ट किया कि हाँ एटलीस्ट मैं पेपर स्टार्ट करता हूँ। और हुआ क्या कि मैंने थोड़ी फिगर्स लिखनी स्टार्ट की और मेरे आंसर निकलने स्टार्ट हो गए। तो हाँ मेरा एक फ्लो बन गया था। तो 1.5 घंटा तो मतलब इतना अच्छा फ्लो बन गया था कि मेरे आंसर्स निकल रहे थे बिकॉज मैं स्टार्ट कर रहा था। मैं बैठ के सोच नहीं रहा था कि एक बार पेपर पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं हाँ सो दैट कि हमारा थोड़ा माइंड चलना स्टार्ट हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने एमसीक्यू वगैरह किए तो टोटल में मैंने 95 96 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था। कितना स्कोर हुआ? मेरा उसमें 83 आया। वाओ, वेरी गुड यार, अमेजिंग। एंड रितेश? तो मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरे लिए एएफएम वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने जो टीचर से भी पढ़ा था संजय सर से, वो भी काफी बियॉन्ड द बुक जाके पढ़ाते हैं, तो आई एंजॉयड अ लॉट। मेरा मतलब एएफएम वाज माय स्ट्रेंथ की मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं संभाल लूंगा, इसमें तो एकदम टेंशन लेना ही नहीं है मेरे को। बट फिर एग्जाम हॉल में जब मैं पेपर देखा तो आई वाज लाइक कि हाँ मतलब ये, एंड टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैंने जब पूरा सारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे आई सॉल्व दी एएफएम पेपर अगेन घर में बैठ के 5 6 घंटा लेके पूरा। तो उस टाइम आई फाउंड द पेपर वेरी डूएबल कि हाँ मतलब ठीक है ये तो लॉजिकल है, ये तो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड है। सो द ओनली ट्रिक वाज कि वो एग्जाम के 3 आवर्स के प्रेशर में वो सेम चीज को करना इज अ होल डिफरेंट गेम। तो वहीं पर आई थिंक आई आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स। मतलब मेरा एएफएम का पेपर के बाद आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज यूजुअली व्हेन अ टफ पेपर कम्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि एज नूर सेड कि आप थोड़ा थोड़ा जो जो आपको आता है आप एटलीस्ट पूरा अटेम्प्ट करके आओ। बट आई थिंक वहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया कि रादर देन अटेम्प्टिंग एवरीथिंग आई गॉट टू मच फोकस्ड कि ये वाला क्वेश्चन मैं उठाया हूं तो मैं इसको एंड तक सॉल्व करूंगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो उस अच्छा। प्रोसेस में आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 80 82 मार्क्स। तो वहां पर आई थिंक थोड़ा मेरा स्ट्रेटेजी में मिस्टेक रह गया। सो आई स्कोर्ड 68 इन एएफएम एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ मतलब जितना मैंने अटेम्प्ट किया मैंने काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया एंड काफी कुछ राइट है उसमें। बट यस थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड था कि आई कुड हैव अटेम्प्टेड द रिमेनिंग 18 मार्क्स आल्सो।
अरे वाह यार, वेरी गुड। और मेरा मेरा मानना ये है कि लाइक जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक चीज ध्यान रखो कि जब भी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, जब नया क्वेश्चन आता है, अगर स्टूडेंट को वही क्वेश्चन मिलता है जो उसने क्लास में सॉल्व किया है, वही क्वेश्चन मिलता है जो उसने कर रखा है, तो उसके लिए बहुत ईजी है, उसमें अमाउंट चेंज है, नंबर चेंज है, ही विल डू इट। बट वेन एवर देर इज अ न्यू क्वेश्चन, स्टूडेंट को लगता है कि यार ये तो कुछ नया आ गया। एंड मैं जितने भी स्टूडेंट है ना, उनको यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आरटीपी आती है आईसीआई की, क्या होता है, मैं आपसे बात करूं तो लाइक बच्चे क्या करते हैं, आरटीपी आते ही प्रोफेसर को मैसेज करेंगे, वीडियो डालो इसका अब आप, ठीक है। तो मैं वीडियो डाल दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, आपके लिए नया क्या था उसमें? रिवीजन टेस्ट पेपर, आरटीपी इज इट फॉर यू, क्या आप उसको सॉल्व करिए, और आप सॉल्व करिए, उसमें अगर नए क्वेश्चन है आप देखिए, आपका दिमाग चलाइए, आपका एप्लीकेशन करिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता देन यू रेफर द प्रोफेसर का वीडियो। तो वो सेंस बनाता है। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हर चीज जो है वो की हुई एग्जाम में आने वाली है, नहीं आने वाली। एंड गाइस मैं आपको अभी आज बोल दूं, इंस्टीट्यूट चेंज हो गई है, एआई आने से इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। कुछ भी अगर केस सिनेरियो बनाना है, पुराना कोई भी क्वेश्चन उठा देगी और आईसीआई बोल देगी इसको केस सिनेरियो बना के दो, जो भी तुम्हारे आईसीआई ये आईएआई के मॉडल है वो 2 मिनट में बना के दे देंगे, और वो इतना बढ़िया बना, उसको वापस बोलो कि मेक वन टफ एमसीक्यू, ठीक है, वो बॉडी बढ़िया टफ वाला बना के देगा, ठीक है। आपको वेरीफाई तो करना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं है, और उसके बाद पेपर आ जाएगा। तो गाइज मैं तो ये बोलूंगा, आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए करके, ठीक है। चलिए, एएफएम के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सेकंड ग्रुप में। दो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वन इज द आईबीएस एंड वन इज द डायरेक्ट टैक्स। हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल पेपर? बिकॉज बहुत ही लंबा पेपर है, आप देखोगे कैपिटल गेन बेसिक से हम चालू करते हैं, ट्रस्ट टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, टैक्स ऑडिट, कितना लंबा चौड़ा पेपर है। हाउ यू मैनेज योर पेपर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, रितिस? सो विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन में तो मैंने बस आपका कंपैक्ट एंड कंपाइलर फॉलो किया था। आई थिंक इट वाज मोर देन इनफ। मैं एकदम फोकस्ड था कि मेरे को ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रेफर करना, जो रिसोर्सेज है मैं उसी को मल्टीपल टाइम्स देखूंगा, कि इवन इफ 100 मार्क्स में मेरे को 95 या 90 मार्क्स का एग्जाम में आता है, बट मैं वो पूरा 100% करेक्ट कर पाऊँ। सो मैंने कंपैक्ट एंड कंपाइलर आई स्टिक टू इट। सो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद माय प्रिपरेशन, एंड आई थिंक पेपर वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी डीटी का। मतलब देयर वर लॉट ऑफ रेपिटेटिव क्वेश्चंस, कुछ कुछ एमसीक्यूज में तो आपके कंपाइलर से एकदम कॉपी पेस्ट के सिनेरियोस थे विद नंबर्स और आल्सो कॉपी पेस्ट। सो वो देख के काफी, एज यू सेड, कि कंफर्टेबल फील होता है व्हेन यू सी कि हाँ ये तो देखा देखा क्वेश्चन आ गया। सो एंड जो थोड़े बहुत कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, दे वर आल्सो मैनेजेबल, बिकॉज कंपैक्ट कंपाइलर ने बहुत अच्छा एक बेस सेटअप किया था टू अप्रोच इवन न्यू क्वेश्चंस। सो यस, दैट इज हाउ आई अप्रोच टीटी। हाउ मच यू स्कोर इन द डीटी? सर आई थिंक 81 और 82, अराउंड समवेयर अराउंड दैट। वाओ, वेरी गुड। नूर, हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी अबाउट डीटी प्रिपरेशन? कैसे किया, मॉड्यूल फॉलो किया, नहीं किया, ओनली कॉम्पैक्ट कंपाइलर किया, क्या किया, कैसे किया? तो सर डीटी का तो ऐसे था कि जो क्लासेस थी तो वो सबसे मैंने लास्ट में की थी, बिकॉज वो हमारा असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है तो सब वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाती है। तो ऐसा था कि डीटी क्लास सबसे आखिरी में की थी, तो सब मतलब जो भी हमारे 5 सब्जेक्ट है जो मेन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था वो डीटी था। बिकॉज जैसे आपने पढ़ाया, पता नहीं मेरे को ऐसा लगता था जैसे आपने कुछ समझा दिया ना, तो हाँ, वो ना रिवीजन में मेरे को आपकी आवाज़ सुनाई देती थी। जैसे आपका वो रिया वाला नोटिस असेसमेंट वाला हाँ, प्रोसीजर के जो आपने बनाया था सारा, वो मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था डीटी। तो हाँ, डीटी के लिए मैंने क्या किया था, एक तो जो आपकी कॉम्पैक्ट और कंपाइलर है वो तो मेरा ऐसा था कि एग्जाम डे पे मैं सिर्फ वही करके जा पाऊंगा, बिकॉज टाइम नहीं होता इतना। तो, बट मैं मेरे को थोड़ी चुल होती है कि मैं थोड़ा आईसीआई मटेरियल भी देख लूँ। तो हाँ, मैंने आईसीआई मटेरियल भी साथ साथ रेफर किया था कि एक बार तो मतलब कंफर्ट आ जाता है, तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को कोई रिस्क नहीं लेने का। तो तो मेरे को वो था, तो मैंने आईसीआई मटेरियल भी साथ साथ थोड़ा देखा था उसके लिए। वेरी गुड। एंड लाइक ऑन द 1.5 डेज में आप इजीली रिवाइज कर पाए थे पूरा कॉम्पैक्ट और कंपाइलर से? हाँ जी, तो जो मेरा 1.5 डेज था तो मैंने पहले से प्लान कर लिया था कि कौन से टॉपिक को मैंने कितने आवर्स देने हैं। हम्म। तो वो मैंने अच्छे से रिवाइज किया था। जो कॉम्पैक्ट में आपने क्वेश्चन मार्क वगैरह करवाए थे वो तो मैं करके गया था, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे वो भी मैं करके गया था। वेरी गुड। एंड लाइक हाउ मच यू स्कोर इन द डीटी? सर मेरा डीटी में 81 आया है। 81 आया, वेरी गुड। सोहन, हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन? So this was also my favorite subject because of you. हमेशा लगेगा कि scripted है, but this is not truly because of you. So when your lectures were starting, then you used to give homework कि revise करके आना है, ये सब solve करके आना है, तो मैं I diligently solve those questions, and in the next lecture when I used to sit, so वो सब click हो रहा था, and just as Noor said आपकी आवाज गूंज रही थी जब भी रिवाइज करते थे तभी। And one more thing that I did was that in your compact, so whenever I studied any subjects, I used to interlink concepts. So let's for say example deemed income हो गया.
तो टीम इनकम का जो टैक्स रेट का जो सेक्शन होता है वहाँ पे पेनल्टी का सेक्शन में लिख देता था। अच्छा। एंड वो सेक्शन 68 टू सेक्शन 69D वगैरह वो भी इसमें कॉन्सेप्ट लिख देता। सो इट इंटरलिंकिंग हैपेंस। अगर डीम्ड इनकम आया तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी की पेनल्टी इसके पूछेंगे करके। सो आई एग्जैक्टली। यूज टू इंटरकनेक्ट दैट, so which helped me in the exams. And also the paper was on easier side because I think the transition is happening from old to new, I यस guess. यस यस, सो अभी ट्रांजिशन हो रहा है तो आई एक्सपेक्टिंग के डीटी के पेपर मैनेजेबल रहेंगे, बिकॉज लास्ट एग्जाम है नवंबर 2026 जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में है, फिर तो नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है, तो आई थिंक इट विल बी मैनेजेबल। डीटी में ज्यादा एआई को यूज भी नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट कि प्रोविजन है आपका, प्रोविजन में आप क्या पूछोगे उसमें, अल्टीमेटली तो आपको प्रोविजन पे ही रहना पड़ेगा। आप प्रोविजन को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, यस उस पे केस सिनेरियोस बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीटी में नहीं पूछा जा सकता कि जहां पे बच्चे को लगे कि हमारा एएफएम हो गया करके, ठीक है, वो नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू योर वन पेपर आईबीएस। इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर मैं सेकंड ग्रुप के रिजल्ट देखूं आज, तो सेकंड ग्रुप के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईबीएस में फेल हुए हैं। डीटी में दे स्कोर द गुड, जीएसटी में भी उनको ठीक मिला है, पास हुए हैं, बट इन द आईबीएस वो लोग पास नहीं हो पाए। तो आप आराम से बताइए कि हाउ वाज योर स्ट्रेटेजी अबाउट आईबीएस, आप आईबीएस को कैसे पढ़ते थे? वो जो 5 पेपर के बेसिस पे क्या आईबीएस हो सकता है, या फिर आपने कॉस्टिंग भी ढंग से पढ़ा, लॉ भी ढंग से पढ़ा, जब जाके आईबीएस आपका हो गया? आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे लास्ट के 6 महीने में, तो क्या आईबीएस के लिए अलग से आपने कोई 7 8 10 दिन दे रखे थे, या आप एवरीडे एक एक केस स्टडी है वो सॉल्व कर रहे थे? तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी अबाउट द आईबीएस? नूर, लेट्स स्टार्ट विद यू। तो सर जो हमारा आईबीएस उसमें जैसे 7 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जो लोअर कॉस्ट है वो तो मैंने सेल्फ पेस मॉड्यूल में अच्छे से पढ़ के निकाला था, बट उसको अराउंड 1.5 ईयर्स हो गए थे। तो वैसे ही दिमाग से वो सब कुछ निकल चुका था। तो हुआ क्या कि जैसे हमारी स्टडी लीव स्टार्ट हुई, तो आईबीएस की एक हाइप बन चुकी थी ऑलरेडी कि भाई ये तो अलग ही कुछ आ रहा है। तो मैंने जो हमारे सीनियर्स वगैरह जिन्होंने रैंक वगैरह सिक्योर की थी, तो उनसे एक बार बात की कि आईबीएस में है क्या। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी वगैरह थी तो वो मैंने अलाइन करके अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उसमें दिक्कत आ रही है कि हमें केस स्टडी सॉल्व नहीं करनी आ रही कि हम कैसे करें क्या। तो उसके लिए ऐसा था कि मैंने जनवरी और फरवरी में स्टार्ट कर दिया था। एक बार लोअर कॉस्ट का ओवरव्यू लिया था 1 डे का, उसमें डिटेल नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ देखा कि टॉपिक्स क्या क्या है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया, डेली 1 और 2 आवर्स मैं उसको डेडिकेट कर रहा था, और डेली 1 और 2 केस स्टडी स्टार्ट की मैंने, सो दैट कि एक बारी मेरे को प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसा है कि हमको सेपरेटली उसका लगता नहीं है कि हम 1 और 2 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बिकॉज जो उसमें क्वेश्चन होते हैं वो हमारी एफआर में भी, मतलब जो हमारे 5 सब्जेक्ट है उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो हुआ क्या कि 3 4 मंथ्स तो मैंने ऐसे किया, और लोअर कॉस्ट का मैंने डिटेल में पढ़ना शुरू किया जब, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम डीटी पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करते तो हमारे दिमाग में तो वैसे नहीं रहता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं लोअर कॉस्ट एक बार ही पढ़ जाऊँ और मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो जो मैंने क्या देखा कि जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादा स्टडी मटेरियल से आ रहे हैं। तो मैंने अपनी स्टडी, जो मेरी प्रेपरेशन थी वो मैं थोड़ी सी मोल्ड करके अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे, उस पे मैंने स्टडी मटेरियल को इंटीग्रेट किया कि स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे को जो मेरा मेन फोकस है वो मेरे 5 सब्जेक्ट्स पे ही है। जो मेरे स्कोरिंग होंगे वो 5 सब्जेक्ट्स से होंगे। तो जो हमारा अटैम्प्ट था तो उसमें भी थोड़ा आईवीएस तो मैनेजेबल था एज कम्पेयर टू Jan 26। तो May 26 में तो जो पेपर था उसमें देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट थे वो थोड़े मैनेजेबल थे, बट कॉस्टिंग इन्होंने इस बार 25 मार्क्स का पूछ लिया था अराउंड। तो हम्म। वो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा कि क्वेश्चन तो मेरे को मिल रहे थे, तो मैंने टाइम वगैरह मैनेज करके कॉस्टिंग भी अटेम्प्ट कर लिया था। वेरी गुड। एंड कितना स्कोर हुआ आपका आईबीएस में? आईबीएस में अराउंड 80 प्लस हुआ है मेरा कुछ। 80 प्लस है, वेरी गुड। एंड लाइक आईबीएस में आप जो है खुद सब चीजें लिख के मतलब आप एक एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि जब आप वहां पे टेबल पे बैठते हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स है, तो पेपर को लिखते टाइम आपने कितनी बुक्स को रेफर किया, या फिर आपको हर क्वेश्चन के लिए आप बुक रेफर कर रहे थे, या फिर आपको जो लग रहा था कि जो आपको आता है वो आपने डायरेक्टली लिखा और जहां जहां लगा वहीं बुक को देखा? व्हाट वाज योर लाइक प्लान तो सर मैंने ना, ड्यूरिंग? या तो ऐसा था, मैंने ना पहले ही जो मेरे 4 आवर्स है वो पहले मैनेज किए हुए थे कि मैं एग्जाम में कैसे जाने वाला हूँ। तो मेरे पास टाइम अच्छा था, तो मेरे को ऑन एन एवरेज 45 to 50 मिनट्स लग रहे थे। तो मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा था, तो मेरे को ऐसा था कि अगर आईसीआई जो सजेस्टेड आंसर्स है वो अपने मटेरियल से बनाने लगा है, तो मैं भी उसी को ही कॉपी पेस्ट करूँ। तो राइट। मैंने तो हर क्वेश्चन के लिए स्टडी मटेरियल रेफर किया था। बट अगर स्टडी मटेरियल को रेफर करना चाहते हो तो वो सीन है कि आपको फिर अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दो दो केस स्टडीज आप वही लिखते रह जाओ और आपका बाकी सब पेपर छूट जाए। तो मेरा तो ये स्ट्रेटेजी था कि अगर मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैंने स्टडी मटेरियल ही रेफर किया था, बिकॉज जो केस लॉस वगैरह के नेम वगैरह है वो तो लिखने पड़ेंगे अगर कोई आ रहा है। अग्री। और सोहन, कैसा रहा आईबीएस का आपका एक्सपीरियंस, एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट सब्जेक्ट? बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत डरा रहा है बच्चों को।
आई हर्ड दैट न्यू सिलेबस आएगा, उसमें शायद आईबीएस को हटा के उसकी जगह कॉस्टिंग लाएंगे या लॉ लाएंगे, दैट मे बी पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट नो। मेरा तो इंस्टीट्यूट से ये कहना है कि आईबीएस भले रखो, बट उसके लिए आप एक स्पेसिफिक मटेरियल दे दो करके, ठीक है, आप इतना बड़ा बुक दे दो, और भले आप उसमें 5,000 पेज का बुक दे दो, बट एक बुक दे दो कि भाई ये बच्चा लेके जाए, बाकी ये सब सूटकेस भर के जा रहा है, बैग भर के जा रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, सच्चा सच्ची मार्केट में बहुत ही खराब लगता है करके, ठीक है। आई डोंट वांट दैट। मैंने भी जितने भी काउंसिल मेंबर वगैरह जिनसे कभी बात होती है, तो मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर ये पेपर नहीं हटाना है मत हटाओ, बट आप इसमें एटलीस्ट मटेरियल को, आप मटेरियल को एक साथ में दे दो, और वो मटेरियल बच्चा लेके जाए, और उसके बेसिस पे वो पेपर लिखे, या फिर आप लॉ अलाउ कर लो कि चलो आप बेरेक्ट लेके जाइए, ठीक है, कि आप डीटी का बेरेक्ट ले जाइए, जीएसटी का बेरेक्ट ले जाइए, और आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो भी गाइडेंस नोट वगैरह है वो आप ले जाइए, उसके अलावा आप कुछ अलाउ मत करिए। तो क्या होगा ना कि पेपर थोड़ा ठीक रहेगा, और बच्चा भी है वो उसी को लेके फोकस करेगा कि इसको देखते हुए बाकी पेपर लिखना है। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो हर चीज वो बुक में देख के लिख रहे हैं, बट वो लिख ही नहीं पा रहे हैं, वो लास्ट में जाते बोलते हैं पेपर हमारा मिस हो गया। सो दैट इज देयर। सो सोहन, हाउ वाज योर आईबीएस स्ट्रेटेजी? Sohan, I think there is some network issue. Ritiz, you start. तो सर बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीएस मैंने अपने कुछ सीनियर्स से बात किया था हु सिक्योर्ड गुड मार्क्स। तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था फ्रॉम आईबीएस कि आईबीएस इज टफ बट अल्टीमेटली 80% ऑफ इट इज फ्रॉम दी कोर 5 सब्जेक्ट जो हम बाकी में पढ़ रहे अच्छे से। तो मेरा मेन फोकस था कि जो 5 सब्जेक्ट्स है उसको अच्छे से पढ़ना है, एंड वो सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते ही ऑटोमेटिकली आईबीएस का प्रिपरेशन हो जाएगा इफ आई एम स्टडिंग दी सब्जेक्ट इन डेप्थ। तो मेरा वही फोकस था कि मैं जो 5 सब्जेक्ट है उसको एकदम बढ़िया से पढ़ूंगा, इन डेप्थ पढ़ूंगा, सो दैट मेरा आईबीएस के लिए टेंशन कम रहे। सो दैट हेल्प मी अलॉट। मेरे को वो 5 सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ग्रिप था। मैंने आईसीए का मटेरियल उतना मेरे को टाइम नहीं मिला था, मैं सोचा था कि एक बार हर सब्जेक्ट का आईसीए के मटेरियल को फ्लिप ओवर कर लूंगा सो दैट आईबीएस जब करूँ तो ईजी रहे, बट मेरे को ऑनेस्टली टाइम नहीं मिल पाया उसके लिए। तो आई स्टिक टू दी फैकल्टी बुक्स एंड उस पर ही मैंने अच्छे से ग्रास्प लिया। तो जब मैं आईबीएस का फिर कुछ कुछ केस स्टडी सॉल्व कर रहा था तो आई वाज फाइंडिंग इट इजी फॉर दी 5 सब्जेक्ट जिस पे क्वेश्चन आ रहा था। लॉ एंड कॉस्ट में आई वाज थोड़ा सा फेसिंग चैलेंज। सो फिर लॉ एंड कॉस्ट में मैंने 5 डेज स्पेशली डिवोट किया था कि 5 डेज मैंने लॉ अच्छे से किया, 5 डेज मैंने कॉस्ट अच्छे से किया। सो दैट हेल्प मी थोड़ा सा। बट अगेन आईबीएस में आई वाज नॉट डिपेंडिंग अपॉन लॉ एंड कॉस्ट। मैं अपना जो कोर 5 सब्जेक्ट्स है उसी पे ट्रस्ट कर रहा था कि ये अच्छे से प्रिपेयर्ड है, इससे कुछ भी आएगा तो आई एम प्रैक्टिकली इक्विप्ड कि मैं कुछ तो लिख दूंगा, आई विल नॉट बी ब्लैंक। एंड विद रिस्पेक्ट टू जो कॉपी पेस्ट वाला चीज, एज नूर सेड, मेरे को भी मन में वही था कि आईसीआई अगर अपना सजेस्टेड आंसर्स अपने बुक से मिलाने लग गया तो आई वांट टू बी एकदम, इफ आई नो आई विल कॉपी पेस्ट, मैं ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। सो मोस्टली जो भी क्वेश्चन था आई न्यू कि ये यहाँ पर मिल जाएगा, सो आई डिड नॉट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन सर्चिंग। मेरे को लकीली सब कुछ जल्दी जल्दी मिल गया। सो आई ऑल्सो ट्राई टू एकदम कॉपी पेस्ट वर्ड फॉर वर्ड जो भी आईसीआई के मटेरियल में है, कि जस्ट इन केस इफ दे चेक वर्ड फॉर वर्ड आई आई एम गेटिंग मार्क्स। एंड बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे दैट आई सॉल्व विदाउट चेकिंग द बुक, बिकॉज वो सम्स भी कुछ कुछ वैसे थे जो पहले किए हुए थे, सो आई वाज कॉन्फिडेंट। सो उसके लिए मैंने बुक नहीं रेफर किया, बट अदरवाइज आई रेफर्ड दी बुक इन द एग्जाम्स। एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए सर द बेस्ट थिंग इज कि आपको केस स्टडीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो व्हाट आई डिड वाज कि एग्जाम के 2 मंथ्स पहले आई वाज ट्राइंग कि मैं एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर एवरी डे एक एक केस स्टडी सॉल्व करूँ। सो आई यूज्ड टू सिट विद फ्रेंड्स, हम लोग साथ में ही केस स्टडी सॉल्व करते थे, फिर आपस में डिस्कस करते थे जो भी ग्रे एरियाज है। एंड उसके बाद 2 मैंने मॉक दिया था प्रॉपर प्रॉपर आईबीएस का। एक मैंने फिजिकल जो आईसीआई का सेंटर है जो मॉक होता है वहां पर जाके भी पूरा 6 सब्जेक्ट का मॉक्स दिया था। तो दैट रियली हेल्प, मतलब उसमें एक मेरा प्रैक्टिस हो गया कि सूटकेस कैसे जचाना है, सूटकेस कैसे लेके जाना है। तो उसमें भी मेरे को कुछ लर्निंग्स मिले। जैसे मैं जब मॉक में गया था तो मैं काफी बड़ा सूटकेस ले गया था, तो वो डिफिकल्ट हुआ। मैं जब एग्जाम में गया तो मैं फिर 2 छोटा सूटकेस लेके गया था कि टैकल करना थोड़ा इजी रहे। सो वो एक फिजिकल मॉक भी काफी हेल्प किया, बिकॉज आईबीएस आई रियलाइज इस प्रिपरेशन से ज्यादा इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम। एंड जिस दिन आप दे रहे हो एग्जाम उस दिन आपका क्या मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, आप उस दिन क्या परफॉर्म कर रहे हो उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। बिकॉज प्रिपरेशन सभी का अच्छा रहता है बाकी 5 सब्जेक्ट्स के लिए, बट वो उस डे में इतना सारा बुक्स एंड लाइक देयर इज ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो वो टैकल करने में काफी हेल्प हुआ बिकॉज ऑफ द मॉक। Yes. Sohan, IBS. For IBS, I did I referred ICA का study material Hmm. as well. So in the ICA study material जो index रहता है वो proper मतलब it is not in detail. So जो concept उसमें मुझे लग रहा था और उसमें और concept है ये वाले point में, तो I used to write that in that कि ये point है करके. So I used to prepare the index myself. तो मतलब मैंने index ऐसा properly go through किया, सिर्फ ऊपर से go through नहीं किया. Hmm. So that was my point. And then for law I was saying Sohan, there is some network issue from your side. या किसी का okay, कॉल आ रहा hello. हो मे बी। हाँ, नाउ इट इज ऑडिबल। तो For law and लॉ cost. एंड कॉस्ट के लिए आपने क्या किया? For law, I prepared
went through the study material twice हम्म, because only surface level knowledge was not sufficient to score well. But for passing, I was very lenient. I just did the numerical sums, and I did not refer much to theory. okay, But for preparation in DT and IDT as well as in audit, I had for that standard subject also I have completed 100%. So I did not require to study much for that for those subjects in IBS. वेरी गुड. एंड हाउ मेनी मॉक्स यू हैव रिटन? नूर, कितने मॉक लिखे आपने? टेस्ट मॉक सर कितने लिखे थे? मॉक सर ऐसा था जो मैंने अराउंड 5 ईच तो लिखे होंगे, मतलब पर पर सब्जेक्ट 5, भाई साहब, 100 मार्क्स वाले. 100 मार्क्स वाले। वेरी गुड, अमेजिंग. रितेश, कितने लिखे मॉक? दो? सर 5 मॉक्स लिखे थे हर सब्जेक्ट के, आईबीएस के 2 लिखे थे एंड ऑडिट के 2 मॉक लिखे थे एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स के 5 मॉक लिखे थे। वाओ. एंड सोहन, मॉक कितने लिखे थे आपने? मैंने एक ही लिखा था बट मैंने वो कंपलसेट रिवीजन के थ्रू किया था। वेरी गुड, अमेजिंग. अच्छा, चलिए अपन आते हैं थोड़ा स्टडी से बाहर. एंड लाइफ में यार आगे करना क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं. बिकॉज सीए बनना था जब आप छोटे थे, फाउंडेशन ज्वाइन किया था. सीपीटी फाउंडेशन ही रहा होगा आप लोगों के टाइम पे. तो सोचा था सीए बनेंगे, सीए बन गए, रैंक लानी थी, रैंक भी ला ली. टॉप 3 में आना है, टॉप 3 में भी आ गए. ना व्हाट नेक्स्ट, आगे करना क्या है? व्हाट इज योर थॉट कि भाई अपने को आगे करना क्या है? क्योंकि अब जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ऑब्वियसली आपको बहुत पैसा मिलेगा. और जैसा कि लाइक आजकल प्राइवेट इक्विटी है या फिर मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, वो तो एआई वगैरह को लेते हैं. 1 2 3 वालों को तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. अभी नहीं मिलेगी तो 6 महीने बाद मिलेगी, बट अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड आई मेट सम पीपल इन द मुंबई जो लाइक जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या लाइक ये बीसीजी जैसी जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है वो ज्वाइन की, और दे आर एट 1.5 करोड़ के पैकेज पे भाई. अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया था, लाइक साल 2 साल पहले. और जैसे ही उनको कोई अगर इंटरनेशनल मिल जाती है तो उसके बाद में उनका जो है बोनस और बाकी सब चीजें मिला के और अच्छा खासा कमा रहे हैं. तो आई जस्ट गॉट सरप्राइज यार कि इतना पैसा भी मिलता है सीए बनने के बाद, और वो भी इतने कम टाइम में. बिकॉज लंबे टाइम में जब आप 8 10 साल तक किसी जॉब में रहते हो तो आपको ऑब्वियसली उतना मिलता है. बट मैं अभी कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1 2 साल हुए होंगे मोस्टली, एंड दे आर एट पैकेज मोर देन 1 करोड़ के पैकेज पे है. सो दैट इज द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली, और सीए के लिए ये अपॉर्चुनिटी है. दैट इज द बेस्ट पार्ट. सो व्हाट इज योर थॉट के यार करना क्या आगे जाके? लेट्स स्टार्ट विद रितिज. सो सर अभी सीए तो हो गया, अभी कंसल्टिंग या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अभी आई एम इन डिलेमा इन दिस टू, आई एम नॉट वेरी क्लियर राइट नाउ कि क्या करना है. सो आई विल बी अप्लाइंग एवरीवेयर एंड देन आई विल बी टेकिंग अ कॉल. बट अभी प्राइमरीली कंसल्टिंग या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही एंटर करने का मन है एंड वाया दैट प्राइवेट इक्विटी. विल ट्राई डायरेक्टली ऑल्सो फॉर प्राइवेट इक्विटी, बट उसमें थोड़ा चांसेस इज वेरी स्लिम. सो if not directly private equity, then consulting or investment banking and then private equity. That's the plan right now. या सोहन, जॉब करना है, स्टडी करना है, आगे क्या करना है? अभी तक या तो फर्दर स्टडीज करूंगा नहीं तो जॉब करूंगा, मतलब वो डिसाइडेड नहीं है, प्लान करना था वो हाँ. इधर जल्दी आ गया। रिजल्ट जल्दी आ गया. प्लान तो करना था कि प्लान किया हुआ हाँ फर्स्ट वीक में आएगा रिजल्ट, आराम से प्लान करेंगे करना क्या है, बट रिजल्ट ही हाँ जल्दी आ गया, उसमें क्या करे. तो कोई बात नहीं, मेरे को लगता है कि आप आराम से प्लान करिए. आप स्टडी भी कर सकते हैं साथ साथ में भी, क्योंकि आप कुछ जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ भी स्टडी कर सकते हैं. एंड अभी तो बहुत बढ़िया लगता है जब बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग डोमेन में स्टडी कर रहे हैं. कोई एसीसीए कर रहा है, कोई सीएफए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई ठीक है, कोई आईएम्स जाके वहां पे चला गया. इंटरेस्टिंग सी चीज है. अभी कुछ रैंकर्स को मैं जानता हूँ जो टॉप रैंकर में रहे हैं, टॉप 5 में रहे हैं. उन्होंने यूपीएससी भी किया, यूपीएससी क्रैक भी किया बहुत सारे लोगों ने. अभी जो मेरे दो बच्चों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया है, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 था एक बच्चा, और सीए फाइनल में. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसका अच्छा रिजल्ट रहे, ही शुड गेट द आईएएस. अभी जो ऑल इंडिया रैंक 4 था एक बंदा पहले, लक्ष्य अग्रवाल करके, जिसका इंटरव्यू में मैंने यूट्यूब पे डाला था. ही क्रैक द यूपीएससी, एंड यूपीएससी में उसको 163 रैंक मिला, और उसके बाद उसको आईपीएस मिला है. तो आईपीएस में उसको यूपी कार्टर मिला है. अभी उससे बात हुई थी थोड़े टाइम पहले, तो ही सेज दैट यार यूपी कार्टर मिला है सर, ये ऐसा है वैसा है. तो इट इज अ वेरी लाइक गुड अपॉर्चुनिटी के सीए बनने के बाद भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. सो सोहन, आप ऑब्वियसली पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं. नूर, अपने को क्या करना है? तो सर अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट जो मेरा अभी थॉट प्रोसेस है ये है कि लॉन्ग टर्म में मेरे को फ्रीडम चाहिए। तो हम्म, जो मेरी ये थिंकिंग है कि जॉब से हमें फ्रीडम नहीं मिलता, तो ऐसा है कि मैं खुद का कुछ करूँगा लॉन्ग टर्म में। तो
बट ऐसा है कि अब मैं सीधा बिजनेस में नहीं जाना चाहता, ऐसा है कि थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर बिजनेस में घुसूंगा। तो Good. ऐसा है अभी मैं एट मिनिमम 2 to 3 years तो हम्म। एक्सपीरियंस गेन करके उसके बाद खुद का कुछ अपना स्टार्ट करूंगा। वेरी गुड, अमेजिंग। आपकी लाइफ में क्या ऐसा बिगेस्ट सेक्रीफाइस रहा जो ये सीए में आपने किया, कि भाई ये यार मेरी लाइफ का बिगेस्ट सेक्रीफाइस हो सकता है, किसी ने कॉलेज छोड़ा हो, किसी ने क्या किया हो, सो व्हाट वाज योर नूर, कि ये मैं बोल सकता हूँ कि इट इज माय बिगेस्ट सेक्रीफाइस मेड ड्यूरिंग द सीए का जर्नी। तो सर हुआ क्या था कि 12th के बाद ना तो मेरा ड्रीम था कि मेरे को श्री राम कॉलेज में जाना है दिल्ली में। तो हाँ। मैंने इतना उसमें हार्ड वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया था कि बट आई आई वॉज नॉट एबल टू मेक दैट। हम्म। सो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि भाई इतना मेहनत करने के बाद भी भगवान क्यों नहीं देख रहे हैं। हाँ। बट वही है कि भगवान के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं है। हम्म। तो ऐसा हुआ था कि फिर मैं सीए में आ गया। तो बट जो मेरे को पहले लगता था कि भाई कॉलेज मेरे को एक बार जाना चाहिए था, वो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान ने जो सोचा था वो अच्छे के लिए सोचा था। राइट राइट राइट, वेरी गुड यार, अमेजिंग। मतलब ऑब्वियसली लाइक मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जब आपको कोई चीज नहीं मिल रही है जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रही है, तो शायद आपके लिए भगवान बेटर प्लान बना रहा है एंड उसके अकॉर्डिंगली चीजें आपको मिलती है। सोहन, क्या था लाइफ का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस? बिगेस्ट सेक्रीफाइस सोशल लाइफ ही होगा, कि घूमना करना इतना करके। बट अभी वो सीए बनने के बाद घूमना है अभी। हाँ, अभी घूमो वही बोल यार, सकते अभी हो। जाओ, कभी लोनावाला, कभी मतलब गोवा, कभी कहाँ पे, कभी कहाँ पे, पार्टी रुकनी ही नहीं चाहिए करके अगले 10 15 20 दिन तक तो मिनिमम करके यू शुड डू दैट। रितिस, क्या रहा लाइफ का सेक्रीफाइस सबसे बड़ा? सर सोशल लाइफ तो लकीली सैक्रिफाइस मेरे केस में नहीं रहा। आई वाज एबल टू हैव अ टैलेंट सोशल लाइफ में। मैं एम अ सोशल पर्सन। मैं पढ़ नहीं सकता 12 महीने लगातार। मैं अगर 12 महीने घर में बैठ जाऊंगा तो आई बर्न आउट। तो हम्म। आई तो यूज टू हैंग आउट अ लॉट। मैं साल में एक ट्रिप पे भी जाता था। तो हम्म। चाहे कुछ भी हो। सो दैट वाज नॉट द सैक्रिफाइस, बट मेरे लिए आई थिंक द सैक्रिफाइस वाज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। सो कॉलेज जब 3 इयर्स कंप्लीट हुआ, तो वहां से देयर वर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज आल्सो इन द कंसल्टिंग सेक्टर, मैकेंजी, वेन, बीसीजी एंड और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे। तो हम हमारा जो भी पूरा कॉलेज का मेरा फ्रेंड सर्कल था, सो एवरीवन वाज गोइंग कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी, कहीं कोई जॉब में जा रहा है। सो मेरे लिए इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन उस टाइम पे कि शुड आई। या रितिस? हाँ, नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा हाँ, है। यस। सो तो दैट वाज मेरे लिए आई लाइक थिंक। वो फ्रेंड्स वगैरह सब जा रहे थे तो तुम्हारे लिए इट वाज अ टफ हाँ। देन? हाँ, मतलब आई वॉज एट क्रॉस रोड्स की, मतलब व्हाट टू डू। आई टू चूज बिटवीन माई पैशन कि मेरे को सीए करना है, वांट दैट डिग्री, वो जो नॉलेज उसमें है, मेरे को वो नॉलेज कंज्यूम करने के बाद जॉब में एंटर करना है। सो वो क्रॉस रोड्स में था मैं। सो उस टाइम आई थिंक आई मेड दैट सैक्रिफाइस एंड आई डिलेड माई ड्रीम जॉब मे बी फॉर 2 3 years। सो आई थिंक दैट वॉज द सैक्रिफाइस। इट वॉज टफ बहुत बार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीए जर्नी। जब उतना अच्छा नहीं फील होता था ड्यूरिंग आर्टिकलशिप और ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, तो मैं बहुत बार उसको रेट्रोस्पेक्टिवली सोचता था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, मैं क्यों इस कोर्स में आया। सो लॉट ऑफ दोस थॉट्स लॉट ऑफ टाइम्स केम इन माइंड। बट मतलब थैंकफुली अभी इट हैज द कोर्स हैज एंडेड वेल, इट हैज बीन काइंड टू मी। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज वर्कड वेल, द हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। सो यस, अभी इट फील्स गुड। Yeah. Tell me something about your family, everyone. Like because like in my family, I was the first CA करके, ठीक है? और मैं जब सीए बना तो आज की डेट में मैं मेरे गांव से पहला सीए था। आज की डेट में मेरे गांव में टोटल 20 के करीब सीए बने, और ऑब्वियसली वी हैव चेंज समथिंग, लोगों का मेंटेलिटी, लोगों का सोचने का तरीका। कॉमर्स को लेके जो लोग पहले सोचते थे कि कॉमर्स उन लोगों के लिए ही है जो लोग साइंस में नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। कॉमर्स हैज हैविंग डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट थॉट प्रोसेस, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, एंड कॉमर्स इज हैविंग द बेटर अपॉर्चुनिटी आज की डेट में देन द साइंस। सो सोहम, सोहन से बात करते हैं। सोहन, हाउ योर फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं, मम्मी मम्मा क्या करती है, एंड सीए जब आपने चूज किया तो कैसे क्या रहा? हाँ, so I am also the first CA in my family. ओके। My father is an accountant. So कैसा था कि मुझे इतना अच्छे परसेंटेज आए नहीं थे 10th 11th में कि साइंस में लूँ करके। तो हाँ। मैंने सोचा कि कॉमर्स लेते हैं। तो हाँ। कॉमर्स में मैं सर्च किया कि सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब कौन सा है। सो इट हम्म। वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट। पापा से बात किया तो पापा वाज सॉर्ट कि इट वाज हिज ड्रीम टू डू सीए व्हेन ही वाज इन कॉलेज, बट ओ। ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस ही वाज नॉट एबल टू डू सो। सो आई थॉट कि आई कैन डू दैट करके, ये कर सकते हैं करके। तो दैट वाज वन। Unfortunately, my mother passed away in 5 years back, सॉरी टू but हियर। but she would be very happy to see me.
नहीं, मम्मा जहाँ पे भी रहेगी वो ऑब्वियसली आपको देख के हैप्पी रहेगी और बहुत ज्यादा खुश हुई होगी आपको देख के, बिकॉज कैसा होता है ना, एक तो आपके पापा का आपने सपना पूरा किया, मतलब मेनी टाइम ये एक एक पेरेंट्स की ऐसे रहता है, हम अपने जो सपने अपन पूरे नहीं कर पाते, हम हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चे से वो एक्सपेक्ट करें कि यार ये मेरे हम्म। सपने पूरे करे। सेम हैपन विद लाइक, जैसे मैं कभी युवराज सिंह और उसके पापा का रिलेशनशिप देखता हूँ, तो जो युवराज सिंह के पापा जो थे वो बहुत ज्यादा ब्लंट है, एंड ही ट्रेन युवराज सिंह लाइक दैट कि ही शुड बिकम दैट पर्सन। एंड ऑब्वियसली आपने ये किया और आपने बहुत बढ़िया किया, ऑल इंडिया रैंक टॉप 3 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके पापा सच में बहुत खुश होंगे आप जब उनसे मिलोगे, जब देखोगे, जब उनका दूसरों के साथ बात करने का तरीका रहेगा, बताएंगे यार मेरे बेटे ने ऑल इंडिया रैंक 3 लाया है करके, ठीक है, सीए बना है। सो ऑब्वियसली लाइक आपने बहुत बढ़िया किया है। नूर, व्हाट अबाउट यू, योर फैमिली बैकग्राउंड एंड कैसा था? तो सर जो मेरे फादर हैं वो तो बिजनेसमैन है यहाँ पे लोकल पटियाला में। और हम्म। जो मेरी मदर है वो हाउसवाइफ है। हम्म। तो सीए तो जो मेरी एल्डर सिस्टर है उसने पहले ही सीए किया था, वो मेरे से 4 इयर्स एल्डर है। तो जो इंस्पिरेशन है वो तो उसी से आई थी कि 10th के बाद तो ऐसा था कि मेरे मार्क्स अच्छे थे तो एवरीवन वाज सेइंग दैट यू शुड गो टू साइंस। बट मेरे को ऐसा था साइंस में कोई समझता नहीं था। तो मेरे को ऐसा था फिर कॉमर्स में तो आना ही है, बट कॉमर्स में जो सबसे बढ़िया कोर्स है वो तो फिर सीए ही है, तो दैट्स वाई मैंने सीए चूज़ किया था। वेरी गुड, अमेजिंग। तो जैसे अभी मम्मी पापा को वगैरह ये पता चलता है कि रैंक आई और रैंक 1 की वैल्यू क्या रहती है वगैरह, समथिंग लाइक दैट? हाँ जी, उनको था कि भाई तो जैसे इंटर में था तो रैंक 2 आई थी। हाँ। तब तो उनको इतना नहीं पता था, बट जब 2 साल निकले और फाइनल में फिर से रैंक आई तो अब हाँ। उनको थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया कि हाँ रैंक आई है तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। वाह, अभी नूर बहुत पैसे कमाने वाला है बंदा। घर वालों को यही लगता है पैसे बहुत कमाने वाला है, अच्छी लड़की मिलने वाली है, रिश्ता अच्छा होने वाला है करके। हमारे यहाँ पे राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में ऐसा ही होता है, अगर सीए बन गया तो हम दूसरे दिन न्यूज़पेपर में दिलाते थे, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आता था कि सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, घर वालों के नाम वाम, और उसके बाद रिश्ते आने चालू हो जाते थे कि भाई इनका लड़का सीए बना है, इनकी लड़की सीए बनी है, और भाई साहब रिश्ता करा दो। तो सीए की वो वैल्यू तो पक्की वाली है, और तुम्हारी तो जब ऑल इंडिया रैंक 1 है तो ऑब्वियसली अलग ही बात है। रितेश, हाउ इज योर फैमिली बैकग्राउंड? So, sir, my mother is a housemaker and at the same time a small time tutor. She teaches students up to class 10 at home. So Oh. probably, I have been very disciplined since my childhood because of her. She has been very strict with me. And my father, he has been in corporate job since 20-25 years. Okay. So just like Sohan, I am also the first CA in my family. एंड टॉकिंग अबाउट द साइंस कॉमर्स वाला जो dilemma आप बोल रहे थे, दैट इज सो ट्रू। मतलब इवन इन स्कूल आई व्हेन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन क्लास 10, सो ऑल द टीचर्स वर कि अब तो साइंस ही लेना है। मतलब इट वाज एन इम्प्लाइड अजम्पशन कि जिसका भी 90-95% के ऊपर आ रहे ही विल गो इन साइंस। कॉमर्स में खराब बच्चे जाते हैं सारे। एंड आई वाज आल्सो नॉट वेरी श्योर। मेरे को पता था कि साइंस में मेरे को इंटरेस्ट कम है, बट कॉमर्स को भी लेके आई वाज नॉट वेरी श्योर कि हाँ ये तो करना ही है। सो प्रोबेबली वहां पर अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल जो मेरे लाइफ में, मेरे एल्डर ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर बट मोर लाइक माई ओन ब्रदर ओनली। सो ही पुश्ड मी। उनका ड्रीम था एसआरसीसी जाना, बट उनका 1 मार्क से रह गया था। सो आई हैड नो आइडिया ऑल्सो कि एसआरसीसी क्या है, क्या होता है वहां पर। सो ही रियली एडवाइज मी, ही पुश्ड मी अ लॉट एंड ही एनकरेज मी कि तुम कॉमर्स करो, कॉमर्स में भी देर इज समथिंग गुड अहेड ऑफ यू। सो वो उनसे काफी इंस्पिरेशन मिला। एंड देन क्लास 11-12 में मैंने इसलिए कॉमर्स लिया एंड देन आई वाज एबल टू लिव हिज ड्रीम। वाओ, अमेजिंग यार। चलो, लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जस्ट एडवाइस वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल टू द स्टूडेंट, बिकॉज लाइफ में हम बोलते हैं डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, बोलना बहुत इजी है बट टू फॉलो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट करके, ठीक है। आप लोगों ने वो किया है, एंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ आपने इतनी मेहनत की है, तब जाके आज आप यहाँ पे हो। सो व्हाट यू विल टेल टू योर जूनियर कि लाइक कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए, और अगर इन चीजों पे अगर आप ध्यान दे देते हो तो चीजें बन जाती है। लेट्स स्टार्ट विद रितिस। So sir, as you said, consistency, like everyone knows this. It is just more of now कि आपको अप्लाई करना है ये चीज अब। एंड लाइक वन इम्पोर्टेंट थिंग विच इफ आई कुड गो बैक एंड चेंजेस कि मैं आर्टिकलशिप के समय अपना पढ़ाई को थोड़ा और बेटर बैलेंस करता। कि मतलब वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट यू नीड टू नो हाउ टू बैलेंस योर स्टडीज ऑल्सो। एंड वन एडवाइस इज की विच आई पर्सनली रिलेट टू अलॉट एंड आई फील कि यू शुड लिव अ लाइफ ऑल्सो अलॉन्ग विद इट। मतलब डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, बी इट एनीथिंग। आपको घर में म्यूजिक सुनना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, खेलना पसंद है, but there should be something, there should be at least 20% of your time which you are devoting towards things which genuinely make you happy, and during those times you completely forget about studies. So that personally helped me a lot to again recharge my battery and again start studying. So yes, discipline, consistency, and off times in a controlled manner.
Very good. Sohan, what you like to advise to all the people? Specific advice would be to complete 100% of the syllabus, close to 100%, because now only relying on ABC analysis has become redundant because they are asking from C category as well, at least 50-60% of the paper. So that is one advice that I will give to cover 100% syllabus. Amazing. Noor. सर जो एक एडवाइस है वो तो मैं ये कहूँगा कि बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपको अपना एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही। तो मैंने जैसे इंटर के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को फाइनल में क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने रास्ते से भटक गए। आपको पहले ऐसा है कि एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा और उसको प्लान करना पड़ेगा कि मैं कैसे उसको अचीव करूंगा। ऐसा होना चाहिए कि जो आप चाहते हैं और जो आप कर रहे हैं वो अलाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चाहते कुछ और हो आप कर कुछ और रहे हैं। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड गिव योर 100%। बाकी जो हम प्रोसेस भी फोकस कर सकते हैं, जो रिजल्ट्स है वो तो जो होगा देखा जाएगा, बट डू योर 100%। यस। सो जैसा कि नूर ने बोला कि आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पे फोकस करिए, रिजल्ट विल बी द गुड। ये MS धोनी भी बोलते थे। आई एम अ बिग फैन ऑफ द MS धोनी। और MS धोनी बोलता था कि लोग जो है वो रिजल्ट के लिए सब सोचते हैं कि मेरे को ये करना है, AR लाना है, वो करना है, आगे बढ़ना है, बट उसके लिए जो मेहनत लगती है वहां पे हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी जो मेहनत है ना, अगर प्रोसेस आपकी सही है, यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट, बट योर प्रोसेस इज नॉट गुड, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जैसा कि सोहन ने बोला कि लाइक आप लोगों को है ना कभी भी कट शॉट मारने का जमाना चला गया है। इन द CA फाइनल पहले 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे। उस टाइम पे 8 सब्जेक्ट होते थे तो क्या होता था कि लाइक आप ABC एनालिसिस भी फॉलो कर लेते थे, बट नाउ देयर इज ओनली 5 सब्जेक्ट। छठा सब्जेक्ट है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, आपको पढ़ने तो 5 सब्जेक्ट ही है, थोड़ा बहुत आपको नो डाउट कॉस्टिंग और लॉ पढ़ना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली जब 5 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप एग्जॉस्टिव स्टडी करिए। आपका फर्स्ट रिवीजन जब होता है तो आपको पूरा रिवाइज करना है, आप कहीं पे भी कट शॉट मत मारिए करके। देखो क्या होता है ना, आप कट करके जाओगे, कभी हो सकता है पेपर बैठ जाए, और जब पेपर बैठ जाए तो बैठ गया, बट इफ यू रियली वांट टू स्कोर द गुड मार्क्स और जहां पे आपका 70-80 का टारगेट है, यू शुड अटेंड 100%। आपका सिलेबस क्या है वो आपका होना चाहिए। और जैसा रितेश ने बोला कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट द स्टडी, लाइफ इज बियॉन्ड दैट। और लाइफ में जब आप स्टडी कर रहे हो उसके साथ साथ में आपके बाकी सब चीजें भी होनी चाहिए, जो चीजें आपको अच्छी लगती है। जब भी आपको जो चीजें आपको खुश करती है, आपको लगता है कि आप दिन में आधा घंटा जो है वो कहीं खेलने जाने से आपको अच्छा लगता है, आप 1 घंटा मान लो है वो कहीं वॉक करने जाने से अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि आपका कोई पैशन है, डांस करते हैं आप, या कोई एक्सरसाइज भी करते हैं, मान लो आप जिम जाते हैं, और वो अगर 1 घंटा जाने से आपको बेटर फील होता है, यू शुड डू दैट रेदर देन मोबाइल पे स्क्रॉल करने से। अगर मोबाइल पे आप इंस्टाग्राम पे रील 2 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, 3 घंटे स्क्रॉल कर रहे हो, दैट इज नॉट गिविंग यू एनीथिंग प्रोडक्टिव थिंग। अगर आप बाकी कुछ चीजें कर रहे हो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव चीजें हैं, और वहां से आपकी लाइफ जो है वो बेटर बनती है। सो गाइज आज के जो ये इंटरेक्शन था तीनों के साथ में, आपको तीनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बिकॉज यू डिड इट, यू फैंटास्टिक। लाइक जो जॉब है ये किया है तुमने। बिकॉज इंडिया में अराउंड 1 लाख के करीब CA फाइनल का एग्जाम मान लो बच्चे देते हैं, और उसमें से आपको टॉप 3 में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड आप लोगों में सच्ची भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, और उसके साथ साथ में आप लोगों ने उसको इतना डिसिप्लिन के साथ में फॉलो किया है, कंसिस्टेंसी के साथ में आपने मेहनत की है, उसकी वजह से आप यहाँ पे हो। एंड मैं यही मतलब आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि कीप वर्किंग हार्ड। आप लोग हमेशा लाइक आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे अपने आप के साथ में। जैसा नूर ने बोला कि ऑनेस्ट रहना सीखे लाइफ में, बिकॉज मेनी टाइम ऐसा होता है कि अपन अपने साथ में ऑनेस्ट नहीं रहते। यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। एंड जब भी आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जब भी मैं 4-5 साल बाद जब आपसे मैं मिलूं, तो मैं ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे लेवल पे देखूं। और जब भी कहीं पे मिले तो ऐसे पता चले कि ही इज द CEO ऑफ दैट कंपनी, या ही इज द CFO ऑफ दैट कंपनी, और ही स्टार्टेड हिज ओन स्टार्टअप या समथिंग लाइक दैट। या अगर मान लो कहीं सर्विसेज में जा रहे हैं तो आप UPSC में जा रहे हैं, ऐसा देखने को मिले। सो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज आपने टाइम दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड देखो क्या होता है ना, आपकी जो रैंक है, ऑब्वियसली आई एम योर मेंटर, आई हैव लाइक 1 सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, बट हमारा रोल 5 to 10% है। अल्टीमेटली इट इज योर रोल, बिकॉज आपके एफर्ट है, आपकी मेहनत है, आपने जितना जो एफर्ट पुट किया है, दैट इज ऑल क्रेडिट टू यू एंड योर फैमिली। सो थैंक्स अलॉट टू एवरीवन। एंड जो लोगों ने ये इंटरव्यू देखा, होप सो आप लोगों को ये इंटरव्यू जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, आपको बहुत सारे इंसाइट मिले होंगे, ये लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या चीजें इन्होंने की, क्या नहीं की, वो सब चीजें हैं वो आपको मोटिवेट करेगी। और आपका जो भी इस पे थॉट रहे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप किसी से पूछना भी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड श्योरली वी विल रिप्लाई यू। सो थैंक्स अलॉट पीपल, दैट इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।